हेलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। देखिए ये जो चैप्टर है मैं आपको जिस तरह पढ़ाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग, जिससे इंटीग्रेशन जो हमको परेशानी देता है उससे हमें प्यार हो जाए। तो किसी भी टॉपिक से या किसी भी सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाए उसके लिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। सीधे सवालों पे जंप करेंगे तो पकड़ नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। तो बात शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि इंटीग्रेशन की कहानी कैसे कहां से बनती है। इंटीग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ कैलकुलस, ये आपको मालूम है कैलकुलस का पार्ट है। और कैलकुलस का जो पार्ट है टोटल वो दो भागों में मेजरली डिवाइड होता है। तो मैं इसको भी लिख देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो ये रही कैलकुलस। तो कैलकुलस दो मेजर पार्ट में डिवाइड की जाती है। आप पहले वाले पार्ट को बोलेंगे डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें आप डिफरेंशिएशन का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन जिसमें dy बाई dx की बात करते हैं आप, जैसे आप पूरी पकड़ बना पाए। और फिर दूसरी होती है इंटीग्रल कैलकुलस जो हमें पढ़नी है अभी। इंटीग्रल कैलकुलस भी लिख दीजिए, आप पूरी बात समझ जाएं इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं, जिसमें इस सिंबल का यूज करेंगे आप। मोटा मोटा अंदाजा दे रहा हूं। तो ये कैलकुलस का मेजर दो पार्ट हो जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसका अध्ययन आप कर चुके हैं, dy बाई dx निकालना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6। अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। तो पहले इसकी बात, जो डिफरेंशिएशन था या जो डेरिवेटिव, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालने की चाहत क्यों रही है साइंटिस्टों को? तो मैथमेटिशियंस को डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव निकालने का मेजर मोटिवेशनल पार्ट क्या रहा, आपको बताता हूं जिससे अंडरस्टैंडिंग बने आपकी। वो ये रहा साहब कि वो जो कर्व होता है किसी फंक्शन का, उस कर्व पर वो टेंजेंट को डिफाइन करना चाहते थे। टेंजेंट आपको पता, ये कर्व हो गया। इस कर्व को किस टेंजेंट को डिफाइन करना चाहते थे और उसके लिए वो स्लोप निकालना चाहते थे। तो स्लोप निकालने एक सेंट्रल आइडिया था कि भाई स्लोप कैसे निकाले। तो डिफरेंशियल कैलकुलस से हम लोग का मोटिवेशनल फैक्टर रहा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी कर्व का कैसे निकाला जाए। इसको लेके सारी बातें बनी, फिर और भी जगह यूज होना शुरू हो गया। इसी तरह जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रल कैलकुलस से आप बात करें, इंटीग्रल कैलकुलस में हमारा मेजर आइडिया क्या है? तो इंटीग्रल कैलकुलस का जो मेजर आइडिया है वो है आपका, मैं दिखाता हूं इधर आपको। वो आइडिया है किसी भी कर्व का एरिया निकालना। मान लीजिए सपोज ये कर्व है, तो किसी भी कर्व का जो बाउंडेड रीजन है, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, सपोज करिए इसके बीच का हम एरिया निकालना चाहते हैं। ये व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, एरिया निकालना, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इसको निकालने का मोटिवेशनल फैक्टर रहा, ये एक सेंट्रल आइडिया रहा जिसकी जरूरत हमको महसूस हुई और हम खोजबीन में लग गए कि भाई इंटीग्रेशन नामिक चिड़िया क्या है जिससे हम ये एरिया निकाल पाए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात ना? तो ये मेजर मोटिवेशनल फैक्टर रहा। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस की खोज करने का श्रेय हमारे अगेन न्यूटन साहब को, महान वैज्ञानिक, और लिबनिट्ज साहब को जाता है। ग्रेट मैथमेटिशियंस, ये दोनों ही महान वैज्ञानिक रहे, मैथमेटिशियंस रहे हैं, न्यूटन साहब और लिबनिट्ज साहब। इन दोनों को क्रेडिट जाता है इंटीग्रल कैलकुलस फाइंड आउट करने का। तो मैंने आपको यह बताया कि जो सेंट्रल आइडिया था डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो कर्व का टेंजेंट फाइंड आउट करना, उसका स्लोप निकालना, डिफाइन करना चाहते थे टेंजेंट। और इंटीग्रेशन का जो मेजर आइडिया था वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, रीजन जो निकलेगा एरिया का, वो कैसे निकाला जाए। अब इसकी आगे की बात करते हैं बेटा हम लोग कि जो इंटीग्रल कैलकुलस होती है वो किन भागों में डिवाइड की जाती है। फिर डिफरेंशिएशन का भी हम पकड़ेंगे कि खैर इंटीग्रेशन किन भागों में डिवाइड की जाती है। इसको जानने से पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन तक पहुंचने की बात कर लेते हैं, फिर मजा आएगा। तो डिफरेंशिएशन में जो हम चीजें निकालते हैं, मान लीजिए हमें कोई भी कर्व का dx बाई dt दे दिया गया,
ये क्या है? डिफरेंशिएशन, जिसे आप एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। कोई फंक्शन है, इसको मैं एफ डैश एक्स लिख रहा हूं, टी की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया है, और डिफरेंशिएशन के बाद हमारे हाथ में जो वैल्यू मिली है वो सपोज करिए 3x² 2 मिली है। तो ये इसको अगर आप देखें या dy बाई dx इसको लिख दें जो आप पहचानते हैं, मैं अगर इसको dy बाई dx कर दूं आपको समझाने के लिए, जैसे कहीं कहीं कंफ्यूजन ना रहे, तो ये आपको डेरिवेटिव मिल गया भाई, इसको डेरिवेटिव मिल गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन अगर ये डेरिवेटिव आपको मिला है और आपके मन में ये चाहत उठ गई कि भाई ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन था क्या? ये तो एफ डैश एक्स है ना, ये तो एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव, आखिर ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकलती है डेरिवेटिव। अब आपको फंक्शन नहीं दिया है, फंक्शन नहीं पता, आपको केवल डेरिवेटिव पता है, तो ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन उठता है कि साहब जिसका डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव मेरे पास है, इसका फंक्शन कौन रहा होगा? इस फंक्शन को बोलते हैं यहां पर एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब जो फॉर्मूला हमको मिलता है, जो फॉर्मूला मिलता है, जो हमारी मदद करता है इन सारे एंटी डेरिवेटिव्स को निकालने में, जो हमें फॉर्मूला मिलता है, जो मदद करता है इस डेरिवेटिव से इसके सारे एंटी डेरिवेटिव निकालने में, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो indefinite integrals is the process, is the formula to find out all the antiderivatives। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस चल रहा है उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं आप एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। किसी का डेरिवेटिव दिया है और उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब इसका एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि इतनी भसड़ क्यों मचाई जा रही है कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है, क्या इसकी वास्तव में जरूरत है? तो इसका आंसर है जी हां, इसकी एक्चुअल में बहुत जरूरत है। कैसे जरूरत है देखिए, दिखाता हूं आपको इसकी जरूरत क्यों है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस के लिए सपोज करिए हमारे पास एक वेलोसिटी दे दी है और ये कोई फंक्शन रहा होगा जिसे हम dx बाई dt का नाम दे देते हैं, और t में कोई फंक्शन है, सपोज करिए 2t² + 5, ये फंक्शन है। अब आपसे बोला जाए कि इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड जब रहा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना, इंस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी t बराबर 2 पर कितनी है? तो आप फटाक से बता देंगे, यहां पर लिख देंगे सीधे 2 सेकंड पर ये रख देंगे 2 का स्क्वायर + 5 और वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 8 और 2 10 3 13। ठीक, 13 आ गई मीटर पर सेकंड, लिख दो साहब, ये इसकी वेलोसिटी होगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साहब ये बता दीजिए कि t बराबर 2 पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, भाई नेचुरल सी बात उठ सकती है ना कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो। जब 2 बराबर t बराबर 2 सेकंड था, तो आप डिस्प्लेसमेंट इससे कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि ये तो dx/dt है। तो आपको जिस फंक्शन का ये, भाई x में फंक्शन था, जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है उसका आपको एंटी डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे। अगर आप एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव निकालकर आप बता पाएंगे जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो x में x फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, जो भी मिलना होगा, तो आप बता पाएंगे कि ये एंटी डेरिवेटिव है और वहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये यूजफुलनेस हो गई ना कि कोई फंक्शन है जिसका वेलोसिटी हमको पता है और हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन या यूजफुलनेस बहुत काम का है फिजिकल सिचुएशंस में। तो इसलिए इंटीग्रेशन हमको, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब बात शुरू करते हैं साहब कि इन बातों को देखते हुए हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कितने प्रकार का हो जाता है, उसको भी देखते हैं।
अब देखिए मेजर हमारे पास दो जरूरतें महसूस हो गई। पहली जरूरत क्या, एंटी डेरिवेटिव निकालना। पहली जरूरत क्या है, एंटी डेरिवेटिव निकालना। अभी हमने देखा था, फंडा पकड़े रहो। और दूसरा क्या होता है, अभी आपसे बात की थी कि मेजर मोटिवेशनल फैक्टर था इंटीग्रेशन का कि हम जो कर्व से एरिया बाउंडेड है, जो रीजन बाउंडेड है बाय द कर्व, उसका एरिया निकाल पाए। तो दूसरी जरूरत पड़ी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है साहब, ये जरूरत मेजरली हमको दिखी कि साहब ये दो जरूरतें दिख रही हैं, और इन दोनों जरूरत को पूरा करने में इंटीग्रेशन काम आता है। पहली वाली जरूरत को पूरा करता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरी वाली जरूरत को पूरा करेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़े, ये मजा आ जाएगा आपको। डेफिनिट इंटीग्रेशन, अभी तक हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आखिर इंटीग्रेशन है क्या और कैसे इसका इस्तेमाल होगा, उपयोगिता क्या है इसकी। तो पहले वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब एक रिश्ता और होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो एक रिश्ता डेवलप होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन के बीच में, जो बहुत काम का है इंटीग्रेशन के बीच में, आगे देखेंगे आप लोग। और इनडेफिनिट से डेफिनिट इंटीग्रेशन के बीच में जो रिलेशन है उसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बेसिकली जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, आप ये जानते होंगे कि जब इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन कुछ निकाल लेते हैं, ऐसे लिमिट करके कोई वैल्यू आती है, तो आप यहां पर a to b लिखते हैं, और अगर ये फंक्शन fx है, थोड़ा सा आइडिया, तो इसको fb माइनस fa लिखते हैं। तो मेजरली ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की तरह आप समझ सकते हैं होती ही है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम इनडेफिनिट से डेफिनिट के बीच में रिश्ता कायम कर देती है। और ये जो रिश्ता कायम होता है वो हमारे लिए इतना यूजफुल है कि पूरी किताब में हम यही भर भर के लगाते रहते हैं, बहुत जगह लगाते रहते हैं कि इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन निकालो। फिजिक्स में भी खूब लगाते हैं, और लोअर अपर लिमिट रख के उसकी वैल्यू निकाल लो। ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि निकाल तो इनडेफिनिट रहे थे पहले, इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। इसी वजह से हम ये कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो ये मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया कॉन्सेप्चुअली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको इंटीग्रेशन से कैलकुलस से प्यार करना है, सवाल तो निकालेंगे ही, तो ये बातें बैक ऑफ द माइंड आपको क्लैरिटी से बननी चाहिए, तब आएगा मजा आपको। तो एक मिनट में मैं रिवाइज मार देता हूं। हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन का मेजर मोटिवेशनल फैक्टर था किसी भी टेंजेंट को डिफाइन करना, कर्व की टेंजेंट को डिफाइन करना, उसका स्लोप निकालना। उसके बाद हमने देखा कि जो मेजर मोटिवेशनल फैक्टर था इंटीग्रेशन का, वो था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कैसे निकाला जाए। और उसको देखते हुए हमें समझ में आया कि कई सारी फिजिकल कंडीशंस होती हैं जहां डेरिवेटिव दिया हो तो उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। जैसे वेलोसिटी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इन दोनों बातों को पूरा करने के लिए हमारे पास दो तरह के इंटीग्रेशन आ जाते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टू टाइप्स। एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो हमारी उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है जहां एंटी डेरिवेटिव निकालना है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन वो हमारी वो प्रॉब्लम्स को दूर करता है जहां हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है। तो ये पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। और एक कमाल की चीज निकल के आती है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन के बीच में एक रिश्ता कायम करने वाला टूल है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया, तो दोनों आपस में जुड़ भी जाते हैं फेविक्विक बॉन्ड से। अब आगे की बात करते हैं। तो बच्चों आगे की बात समझते हैं हम लोग। और जैसा बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्यों बोला जा रहा है मैं दिखाता हूं। सपोज करिए, इसके कहने का मतलब यही कि हमें डेरिवेटिव दिया है किसी का, और उससे हमें वो फंक्शन निकालना है कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। ठीक, और समझिए, जैसे कि आपको दिया है d/dx
सपोज करिए sin x। अब क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो बड़े आसानी से कह देंगे साहब इसका आंसर cos x है। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos x हमको डेरिवेटिव दिया हुआ है, भैया किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है ना किसी फंक्शन का, तो ये डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है, इसका ओरिजिनल फंक्शन बता दीजिए, यानी इस डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस कर दीजिए, रिवर्स प्रोसेस कर दीजिए। तो इस डेरिवेटिव से हम लोग अभी क्या किए, फंक्शन से निकाले हैं डेरिवेटिव। ठीक, समझिएगा, डेरिवेटिव क्या, एग्जांपल के तौर पर cos x, और इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या था, sin x। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने cos x निकाला। अब आपसे बोला जाए कि साहब ये तो पता ही नहीं हमको ये पता है, अब आप हमें ये फंक्शन निकाल दो। तो खूबी क्या है साहब कि जब इसका फंक्शन निकालने आप जाओगे तो ये फंक्शन केवल sin x नहीं मिलेगा, फैमिली मिल जाएगी, इसका परिवार मिल जाएगा। कैसे परिवार मिल जाएगा देखते हैं। सपोज करिए इसको आप रिवर्स गियर अगर लगाते हैं तो एक तो फंक्शन मिल गया sin x, यानी sin x cos x का रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस करोगे तो फंक्शन उपलब्ध हुआ sin x। अब यहां पर sin x की जगह मान लीजिए हमारे पास sin x प्लस 1 होता और इसको आप डिफरेंशिएट करते तो कौन सा रिजल्ट देते बताओ भाई। sin x इसको डिफरेंशिएट ऐसे करते, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूं, एकदम आसान बात। और इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते, आप जानते हैं कि इसका हो जाता cos x और इस कांस्टेंट का हो जाता 0, यानी cos x आता। यानी इसका इस cos x जो कि हमारे पास डेरिवेटिव है, cos x हमारे पास डेरिवेटिव है, उसका एक फंक्शन ये भी हो सकता है, मना ही तो है नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। तो अगर सच्ची बात है तो यहां पर देखिए sin x प्लस 1 भी आ सकता है। और 1 ही क्यों, ये कांस्टेंट तो कुछ भी होता, मतलब sin x प्लस 2 भी होता तो भी इस डेरिवेटिव का ये फंक्शन निकल आता ना आता। इसी तरीके से कुछ भी होता, मतलब sin x की जगह साथ में कोई कांस्टेंट होता हमारे पास, तो सबका cos x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो sin x प्लस c हो जाता। क्योंकि कुछ भी करेंगे आप भाई, sin x प्लस c को अगर आप डिफरेंशिएट कर दें तो cos x मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, बिल्कुल cos x मिलेगा। अगर sin x प्लस c को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो cos x मिलेगा। तो अगर हमारे हाथ में केवल cos x है, हमारे हाथ में केवल cos x है, डेरिवेटिव है, और आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इनवर्स प्रोसेस करना है, तो वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x है, तो वो फंक्शन है sin x प्लस c। उसमें कई सारे c की वैल्यू बदलते जाओ, 1 2 3 4 -1 -2 -आधा -3, कुछ भी c लगा दो, रियल कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट लगा दोगे तो आपको क्या बन जाएगा, इसका वो पहले वाला फंक्शन, यानी एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। इसे ही बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। बात पकड़ में आ रही है ना, ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव या इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। और जैसा मैंने बताया था कि जिस फॉर्मूले के तहत आप ये निकालते हैं इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, और जो ये प्रोसेस है वह है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब आपको समझ क्या लेना है इसमें कि कभी भी हमको डेरिवेटिव जब दिया जाएगा किसी का भी, जैसे एक एग्जांपल था, अब मान लीजिए किसी का मैं ऐसे एग्जांपल दे दूं, एक और ले लेते हैं, मान लो x³ दिया, आपको रिजल्ट मिला x³ का क्या, 3x², ये डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब आप सोचिए आपको केवल ये दिया गया है, ये आप गिवन है, ये नहीं पता, पूछा इसका पहले वाला फंक्शन बता दो, तो इससे जिसका ये डेरिवेटिव हमको दिया है, इस डेरिवेटिव से अगर हमको वो फंक्शन निकालना है जिसका ये डेरिवेटिव है, तो आप बड़े अच्छे समझ गए कि x³ तो सर हो ही सकता है, लेकिन x³ प्लस 1 भी हो सकता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा। इसी तरह आप समझेंगे तो x³ प्लस c होगा जिसका डेरिवेटिव हमारा 3x² आएगा। यानी जब भी हम लोग किसी का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे,
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, हमेशा एक प्लस सी लगा देना होगा। और ये प्लस सी क्या कर देता है, ये फैमिली दे देता है। भाई फैमिली तो है, फैमिली कहने का मतलब क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सी कहने का मतलब है कि एक्स क्यूब एक फंक्शन है, लेकिन एक्स क्यूब प्लस 1 भी एक फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस 1 भी एक फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस √2 भी एक फंक्शन है। हजारों करोड़ों फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक्स क्यूब वाले की पूरी फैमिली, परिवार हो गया, बच्चे हैं उसके और भी रिश्तेदार हैं, तो ये सब इसके रिश्तेदार हैं। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ये क्या चीज है, फैमिली बन जाती है साहब। ये कोई एक फंक्शन नहीं मिलता कि आप एक्स क्यूब कह पाए, पूरे पूरे खानदान मिल जाता है, फैमिली मिल जाती है, और इसको समझना होगा। तो जब भी हम किसी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव मिला है उससे वो फंक्शन निकालेंगे, हमेशा एक प्लस सी ऐड कर दिया करेंगे, क्योंकि हमें यूनिक फंक्शन नहीं मिल रहा है, हमें फैमिली मिल रही है। चलिए आगे की बात करते हैं, कुछ शब्दों का देखते हैं कि किस किस चीज को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए ये टेबल किताब में दे रखी है और नामकरण इसका है, तो उसको पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा नामकरण मिलेगा। तो सिंबल्स क्या है, तो सिंबल्स एंटी डेरिवेटिव निकालने के सिंबल होता है इंटीग्रेशन का साइन ये। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था ना कि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे d/dx को, साइन एक्स को कर रहे थे cos x। अब cos x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो कोई सिंबल लगाना होगा ना, तो मैं इंटीग्रेशन cos x लिख देते हैं ऐसे, ये इंटीग्रेशन का यानी ये सिंबल यूज कर लेते हैं। और ये सिंबल का मतलब होता है कि आप cos x का एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ये साइन है, ये जैसे s बनता है s, उसी को खींच लो, कभी इसकी कहानी बताएंगे आपको, आज समझ लो, खींच लो, ऊपर से पकड़ के ऐसे s को ट्विंग खींच लिया, तो ट्विंग कर दोगे तो ये ट्विंग बन जाएगा, fx dx हो गया। अब इसको क्या, ये सिंबल है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो सिंबल्स की कहानी है, बिना सिंबल्स के तो काम चलता नहीं हो। सिंबल्स अगर नहीं मालूम है तो आपके तो हवा ही हो जाएगा सब। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरी fx, इस fx को, इस वाले इंटीग्रेशन में इस fx को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है इंटीग्रांड। इसे, ये जो इंटीग्रेशन में ये जो fx अंदर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। इसको भी याद रखना होगा हमें, याद रखने का मतलब वर्ड्स पकड़ में आने चाहिए। फिर इस x को क्या बोलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेट करने को क्या बोलेंगे, फाइंड द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, ऑल इंटीग्रल्स ऑफ ए फंक्शन f सच दैट f डैश x इक्वल टू fx। ठीक है, यानी वो सभी एंटी डेरिवेटिव आपको निकालने की बात कर रहा है। इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, मैंने बताया आपको। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो c लगा रहे थे ना अभी, उसी को बोलते हैं, c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो c की बात कर रहे थे, यानी cos x को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपका आता था sin x प्लस c, याद होगा आपको। तो ये जो c था, c, वो c क्या है, वही हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये हो जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एनी रियल नंबर c कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। तो ये कुछ इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमको मालूम होना चाहिए, जिससे हम बातों को समझ सकें। अब कुछ फॉर्मूले आपको बता देते हैं जो याद करने होंगे, किताब में दिए, बस दर्शन करा देते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। तो ये देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव्स के हैं। देखिए डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के आपने सीखे थे कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1 को, तो xn आता है, और जब xn को इंटीग्रेट करते हैं यानी एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, जब एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो आ जाता है, देखिए c लग के, ये c दिख रहा है ना, यही हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो जिक्र अभी हम लोगों ने किया था। तो ये फॉर्मूले हैं, आप याद ही करेंगे इन फॉर्मूलों को। मैं आपको बस थोड़ा सा एक फील दे रहा हूं। sin x, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसी का उल्टा इस cos x का, भाई इससे ये निकाल रहे हैं
तो cos x का इंटीग्रेशन sin x और एक c लगने वाला है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो c लग गया। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, थोड़ा आपको अंदाजा दे देता हूं। ये देखिए माइनस cos x का sin s वगैरह ये आप पढ़ लीजिएगा किताब में, मैं बोलूंगा भी तो इससे याद नहीं होने वाला, कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। ये देखिए ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, और भी कई फॉर्मूले हैं इसके अंदर जो आपको याद करने चाहिए। मैं बस आपको फील देने के लिए दिखा रहा हूं। ये कुछ फॉर्मूले दिए थे किताब में जो आपको अंदाजा होना चाहिए। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन ex का कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल का ex ही आ रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक c ऐड हो जाएगा, क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है जो हम लोगों ने सीखा था। चलते हैं इसके आगे की बात करते हैं साहब। तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है या इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है। डेफिनिट इंटीग्रल का भी हम लोग सीखेंगे, थोड़ा अंदाजा मैं आपको दे दूंगा अभी, जिससे आप पकड़ बना लें, बाकी डिटेल में भी देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी बातचीत कर रहे हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। आइए देखते हैं। इस बात को समझने के लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल को एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x, एक सिंपल फंक्शन। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे f(x) को, यानी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 2x को, तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू आ जाएगी x² प्लस c। x का इंटीग्रेशन करेंगे, आप ये इंटीग्रेशन आप जानते, यहां पर अगर और समझाने का प्रयास करूं आपको तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, ये रहेगा x dx प्लस c पहले ही लगा दीजिए अब आप, और x की पावर n, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जिसे लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। c रहता, c ऑलरेडी लगा दिया है। अब यहां पर अगर x n की पावर 1 रख दी जाए तो आप इंटीग्रेशन x dx में जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x² अपॉन 2। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2x² अपॉन 2 प्लस c। इस 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी x² प्लस c। तो आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, वैसे तो ये आप जानते ही हैं कि इसकी वैल्यू आ जाएगी x² प्लस c। तो x² प्लस c को एक फंक्शन कह दीजिए, भाई फंक्शन ही तो है, y कह देते हैं, से दैट दिस इज ए फंक्शन। और इस फंक्शन की स्टडी करते हैं क्योंकि ये क्या चीज है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट इंटीग्रल किया है तो उसका एक रिजल्ट है। अब ये जो y इक्वल टू x² प्लस c है, इसको समझते हैं और इसको डायग्राम इसका बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो साहब इसको थोड़ा मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं और हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाने पर। यहां पर लिखता हूं y इज इक्वल टू x² प्लस c। अब मैं c की वैल्यू पहले पुट कर देता हूं 0, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू x²। आप जानते हैं कि y इक्वल टू x² पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th में ही आप पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है और ओरिजिन से जाएगी, तो कुछ इस तरह का ये कर्व मोटा मोटा बनाएंगी। देखिए ये ओरिजिन से कैसे जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा, यानी कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक, अब ये जो c है, c 0 ही थोड़ी, c तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए, मान लीजिए आपने c की वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x² प्लस 1। c 1 हो गया यहां पर। अगर साहब c 1 हो गया है और x 0 पुट कर दो आप, तो जब x 0 पुट करोगे यहां वाली वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये जो पैराबोला का वर्टेक्स है ये 0 1 पे लाई करने लगेगा, यानी ये कुछ पैराबोला इस तरीके का होगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए c बराबर 2 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर सकते हो, मनाही नहीं है। तो ये x जब 0 पुट करोगे पॉइंट निकालने के लिए, y एक्सिस पे x 0 होता है तो 0, तो y बराबर 2 आ जाएगा। यानी ये पैराबोला यहां इसका वर्टेक्स लाई करेगा 0,2 पर, ये कुछ ऐसा पैराबोला बन जाएगा। इसी तरीके से आगे आप मूव करते जा सकते हैं। यही नहीं, मान लो c की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी बेटा, तो आ जाएगा y इक्वल टू x² माइनस 1। यहां पर x 0 पुट करोगे x 0 पुट करोगे y -1 आ जाएगा, यानी इसका पैराबोला यहां आ जाएगा 0,-1। ये इस तरीके से चला जाएगा। देखिए समझिएगा मेरी बात, ये क्या है, ये कौन सा पैराबोला है, ये है y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर -1, ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड इसी तरह बढ़ाते चले जाइए। अब इसी तरह आप चाहें तो c बराबर -2 पुट कर दो बेटा। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये पैराबोला हमारा कुछ ऐसे चला जाएगा, देख पा रहे हैं। और इस कर्व की वैल्यू क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2, ये वाला कर्व जो है। बड़ी अच्छी बात, हमने ड्रॉ कर ली और कुछ ऐसे कर्व दिखने लगे। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए x बराबर a की लाइन खींचते हैं, x बराबर 2 खींच लो, x बराबर a बोलते तो पकड़ता कम है दिमाग। मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमें ड्रॉ तो करनी है x बराबर a, लेकिन मैं आपको सरल करने के लिए सपोज x बराबर 1 खींच देता हूं। x बराबर 1 कैसी लाइन होगी, तो x बराबर 1 लाइन होगी, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट x बराबर 1 ले लूं, ये 0 से 1 तक का पॉइंट, ठीक, तो x बराबर 1 ऐसी लाइन होगी, देखिए पैरेलल ऐसे जा रही है, और जगह नहीं और ऊपर निकाल देता मैं, ठीक है ना। x बराबर 1 ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, x बराबर 1, और ये लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये x बराबर 1 इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये तो हम लोग जानते ही जानते हैं पक्का। अब इसमें देखिए मैं कुछ कलर चेंज करना चाहूंगा। अब इस पॉइंट जहां पर इस लाइन ने बाकी कर्व्स को काटा है, आगे भी काटेगा, इतना हाथ लग रहा है, इन सब पर अगर हम टेंजेंट खींच दें, देखिए ऐसे इन पॉइंट्स पर, ये पॉइंट थोड़ा दूर चला गया, समझ लो टेंजेंट खींची हुई है, इन सभी टेंजेंट का स्लोप सेम है। कैसे मालूम स्लोप सेम है भाई, स्लोप, ये कर्व है हमारे पास, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, तो अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक कर्व है, तो स्लोप निकालने का तरीका टेंजेंट का dy बाई dx कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x, आ गई। और x बराबर 1 पे स्लोप निकाल रहे हो तो आप लिख दो dy बाई dx एट x बराबर 1, तो यहां 1 पुट करोगे तो सबका स्लोप 2 ही आ जाएगा ना। तो x बराबर 1 पर जितने कर्व्स हैं, इसी वाले इन जनरल लिया था ना, इस सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, सबका स्लोप सेम आएगा, सबका स्लोप सेम आएगा। तो इन सबका स्लोप जितनी लाइनें खींची हैं उनका स्लोप 1 हो गया, ठीक। तो हम क्या सीखे इससे, हम ये सीखे, अब इसको जनरलाइज कर देते हैं पहले, तब पूरी बात कंप्लीट करते हैं। अब x बराबर 1 की जगह x बराबर a कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, a1 लिया था, मान लो ये लाइन ऐसे आ जाएगी या बाद में आ जाएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी ही। तो x बराबर a पे जब लेना होगा स्लोप, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे x बराबर a, तो dy बाई dx एट x बराबर a जब डालोगे तो ये 2x था बेटा, देखो यहां, तो x की जगह a डालोगे तो ये क्या आ गया 2a, यानी किसी, अभी तो स्लोप सबका सेम है, देखो 2a, यानी x बराबर a अगर ये पॉइंट है ये, तो जो भी पॉइंट यहां मिलेंगे, आगे भी जो दिख नहीं पा रहे हैं, उन सबका स्लोप आपको सेम मिलने वाला, जहां भी मिल रहे होंगे। यानी अब इससे क्या खास बातें निकल के आती हैं, ये बातें निकल के आती हैं कि जो हमें इंटीग्रेशन के बाद कर्व मिल रहे थे उसमें x बराबर a, अगर हम एक लाइन खींचें तो सारे जो कर्व्स हैं उन सबका उस पॉइंट पर स्लोप बराबर होगा। और सरल भाषा की बात करते हैं, ये जो एक फैमिली मिली है भाई, एक कर्व तो है नहीं, इनके लड़के बच्चे सब हैं, है ना, ये देखिए बहुत सारे इनफाइनाइट कर्व्स मिलेंगे, ये तो मैं 4 ही 5 बना पाया हूं, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स, फैमिली है ना, लेकिन वो किस रिश्ते से जुड़े हुए हैं भाई, फैमिली होगी तो कोई रिश्ता होगा ना, वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ता ये कहलाता है कि सारे के सारे कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, सारे के सारे कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट x की किसी भी वैल्यू पर आप जब स्लोप खींचते हो तो सबका स्लोप बराबर आता है, ठीक। तो ये जो फैमिली का रिश्ता है वो ये रिश्ता ये कि सारे कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इसको सरल भाषा में क्या कह सकते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, जिसमें बहुत सारे कर्व होते हैं, अगर एक कर्व को आप अपन इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दें तो नया मेंबर मिल जाएगा। भाई इसको शिफ्ट कर दिया, यहां मिल गया, पैरेलल शिफ्ट करना है, घुमा के नहीं शिफ्ट करना, घुमाओगे तो गड़बड़, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, यहां पहुंच गए,
इसको इसी के आपने पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दो, सब तो पैरेलल है, एक नया मेंबर और शिफ्ट और शिफ्ट और शिफ्ट और शिफ्ट, सारे मेंबर्स मिलते चले जा रहे हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमको क्या देता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमको फैमिली ऑफ कर्व्स देता है जो कि एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। यानी एक कर्व को अगर हम उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दें तो एक नया मेंबर मिल जाएगा, और यही इसका मीनिंग है। थोड़ा सा टेढ़ा मीनिंग है लेकिन समझना जरूरी है, जिससे पक्की बात समझ में आ जाए। एक बात जो आपको पकड़ लेनी चाहिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई यूनिक कर्व नहीं मिलता, एक परिवार मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती है। जबकि थोड़ा सा अंदाजा और दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले कि जबकि हमारा जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, उस डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमें वैल्यू मिलती है, सपोज डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे हम, आपको अंदाजा दे रहे हैं। सपोज करिए हम 1 से 2 लिख देते हैं किसी fx को समझाने के लिए, ये इसे बोले वो डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिखाई पड़ने लगती हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और आपको समझाने के लिए मैं इस fx को ड्रॉ कर देता हूं कि ये ऐसा कोई कर्व है, ये क्या है? fx है। बात आगे करेंगे लेकिन थोड़ा सा अंदाजा जैसे आप पकड़ बना पाए। तो ये 1 to 2 ये x की वैल्यू दे रखी है, तो x बराबर 1 हम यहां ले लेते हैं और x बराबर 2 हम यहां ले लेते हैं। अब इस कर्व में ये क्या चीज बताता है? तो ये बताता है x बराबर 1 x बराबर 2 के बीच में जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक, ये देगा हमें एरिया बिटवीन x बराबर 1 और x बराबर 2। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये यूनिक, ये फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं दे रहा है। डेफिनिट इंटीग्रेशन हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब वो एरिया कई प्रकार का हो सकता है, अलग की बात है, लेकिन दे हमको एरिया रहा है। तो ये फैमिली नहीं है, एक यूनिक वैल्यू है। भाई एरिया निकलेगा ना, मान लो निकला 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझाने के लिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, जितना भी निकले है तो यूनिक वैल्यू। 5 का मतलब तो 5 ही होता है, 5 का मतलब 5.5 तो होता नहीं, ठीक। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? वहां मिला था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में फैमिली ऑफ कर्व्स, परिवार, यहां नो परिवार। डेफिनिट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट में परिवार और डेफिनिट में यूनिक वैल्यू एरिया। इस तरह से दोनों का फर्क समझेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे और बहुत मजा आएगा, मतलब आप परखच्चे उड़ा देंगे इसके। समझ लीजिए, आगे की बातचीत करते हैं हम लोग। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बड़ी बेसिक है लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करती है। तो पहली बात बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो इनवर्स किस सेंस में है ये दिखाता हूं आपको। अगर हमारे पास हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो ये रिजल्ट आपको दे देता है fx के अंदर, ठीक है साहब। और अगर हम देखिए इसको डिफरेंशिएशन किया, fx मिल गया। अब हम बाहर करते हैं इंटीग्रेशन और अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं fx को, मान लीजिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है हमारा वो आ जाता है fx प्लस c, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं पूरी वैल्यू को। तो ये आप पकड़ के रखिए और इसको कैसे प्रूफ करते हैं इसका जिक्र भी हम लोग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो हम लोग एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट प्रूफ लेट fx is the anti-derivative फंक्शन या एंटी-डेरिवेटिव ऑफ fx। अगर हमारा कैपिटल fx एंटी-डेरिवेटिव fx का है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है d अपॉन dx fx अगर आप करेंगे तो आपको fx मिलेगा। या आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेट करेंगे जब fx को तो हमको क्या मिलने वाला है? तो हमको मिलने वाला है fx प्लस c, चाहे तो लिख लें। ये दोनों कंडीशन हमारे सामने आ जाती। बात यही है, जैसे ही हमने लेट किया ये मीनिंग इसका निकल आया। अब हम इस पहले वाली कंडीशन की तरफ चलते हैं कि अगर हमको ये करना है तो कैसे ये रिजल्ट आएगा, बाजू में देखने की कोशिश करेंगे। तो साहब अगर हमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है कि साहब इंटीग्रेशन ऑफ fx
dx की वैल्यू कैसे निकालें। तो इसमें आप जान रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू है वो यहां पर दे रखी है। देखिए ये इंटीग्रेशन एफ एक्स dx की वैल्यू है, तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां d/dx और पूरी वैल्यू लिख दी यहां पर f x प्लस सी। पकड़ पा रहे होंगे बात। अब थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके चलते हैं। अब यहां पर देखिए जब आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे d/dx एफ एक्स प्लस d/dx c, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन जो आपने पहले मान रखा था उसकी वैल्यू हो जाएगी fx। और यही देखिए प्रूफ करना था, मैं नीचे करूंगा तो आपको देखिए दिखना चाहिए। ये देखिए इसकी वैल्यू fx आनी चाहिए थी, fx आनी चाहिए थी और ये आ भी रही है। थोड़ा छोटा करते हैं तो ये देखिए यहां पर fx आनी चाहिए थी वैल्यू, ये fx यहां पर निकल आई। तो इसकी प्रूविंग हो गई। प्रूफ करने का एक तरीका है साहब। और अब ये सेकंड चीज भी प्रूफ करनी रहती है तो उसको भी देख लेते हैं। अब सेकंड चीज प्रूफ करने में देखिए प्रूफ हमको ये करना है, तो यहां पर हम आते हैं सेकंड प्रूविंग में और हम क्या लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं fx फंक्शन को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, f डैश x के बराबर हो जाएगा। यही इसका मीनिंग होता है। अब यहां इस फंक्शन को पकड़ लीजिए, इंटीग्रेशन ये लिखा है d/dx fx। इसको देखना x की वैल्यू क्या आएगी, तो d/dx जो fx लिखा हुआ है इसको जब इंटीग्रेट करने जाएंगे, ये मतलब क्या है f डैश x, तो इसको लिखेंगे f डैश x dx। और क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों रिवर्स प्रोसेस है, ये डिफरेंशिएशन है, तो ये बचेगा fx और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ ही जाता है, तो ये fx प्लस c निकल आया। कहने का सिंपल मतलब ये कि जो इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट और जो डिफरेंशिएशन है वो दो एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। और किस तरह से इनवर्स प्रोसेस हैं देखिए, वो ये कैप्शन आप याद रखिए, कैप्शन कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, रूल कह लीजिए, ये कि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी चीज को, इंटीग्रेशन को fx मिल जाएगा यहां पर, और अगर इसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी fx प्लस सी। तो इस तरीके से बात अपने को करनी होगी। आगे कुछ प्रॉपर्टीज और हैं उनको भी देखते हैं। तो बच्चों अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो 2 में क्या बोला है, 2 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव। दो मैं लिख के दिखाता हूं, दो हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हैं। ये रहे दो इंटीग्रेशन, ये रहे दो इंटीग्रेशन भाई, ठीक। ये दो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हैं, टू इनडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव। विद द सेम डेरिवेटिव का मतलब अगर इनको हम डिफरेंशिएट कर दें तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं यहां पर, इसको और इसको भी। अब जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो कह रहा है विद द सेम डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव बराबर हो गया विद द सेम डेरिवेटिव, लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ये जो रिजल्ट देंगे दिस विल लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। यानी अब हमारे पास जो रिजल्ट मिला, जो fx मिलता है इंटीग्रेशन वाला, वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। फिर से समझाता हूं, ये अगर चीजें बराबर हैं तो ये जो फैमिली मिलने वाली थी इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन तो एक फैमिली देता है, इसकी जो फैमिली थी f1 और इसकी जो फैमिली मिलेगी f2, ये फैमिली दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगी, दे आर इक्विवेलेंट। ये कह रहा है अगर ऐसा होता है, देखिए अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। फिर से समझिए कि अगर किसी दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव्स इक्वल हो जाएं, इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल हैपन, ठीक। अब इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर ये कंडीशन हमें दे रखी थी भाई, और यहां से यहां पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचेंगे। इसको लिख लेते हैं d/dx इंटीग्रेशन fx dx। इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब d/dx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx बराबर 0। सिंबल पहचान में आपको आ रहे हैं बढ़िया से। अब देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन को बाहर लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है आपको। ये देखिए, और मुझे ये लिख देना चाहिए। अब ध्यान से देखिए
कि इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं जिससे बढ़िया दिखे आपको। अब यहां पर देखिए साहब कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन, सी का ही तो डिफरेंशिएशन आप 0 कहते हैं। तो अगर ये डिफरेंशिएशन इस वाली चीज का 0 है तो ये पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन fx dx माइनस इंटीग्रेशन gx dx मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट है। बात आपकी पकड़ में आ रही होगी। ये हो गया साहब कांस्टेंट। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्लस c। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अब देखिए जो प्लस c है, ये प्लस सी तो कोई रियल नंबर है। अब रियल नंबर जो आया होगा इसको समझने के लिए, भाई मान लीजिए 5 है तो 5 को मान लीजिए कुछ इसका इंटीग्रेशन आया होगा, कुछ इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, उसका रिजल्ट आया होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको लिख दूं यहां पर ऐसे, बात पकड़िएगा मेरी, कि इस डेफिनिट इंटीग्रेशन की कहानी को मैं लिख दूं fx dx और इसका कोई रिजल्ट आया होगा c1 और इसका कोई रिजल्ट आया होगा c2। तो जब c1 को इधर ले जाओगे तो यहां वैल्यू मिलेगी c1 माइनस c2 और वही c आ गया होगा। बिल्कुल आएगा भाई, जो इसका कांस्टेंट देगा इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो देगा ना। एक के साथ कांस्टेंट दूसरे के साथ कांस्टेंट नहीं, ऐसा तो होना नहीं। तो मान लीजिए इस वाले एक्सप्रेशन का c1 आया होगा, इस वाले का c2 आया होगा, और जब ये यहां पर जाओगे c2 माइनस c1 लिख लो, कंफ्यूज मत करना। तो मैं इसको c2 माइनस c1 कर देता हूं, तो c2 में c1 घटाओगे वो वैल्यू c बन गई होगी। बिल्कुल अच्छी बात है। बस यही चीज तो कह रहा था वो, कि अगर डेरिवेटिव इक्वल हैं तो ये सेम फैमिली देने वाले, दे आर इक्विवेलेंट। और ये जो फैमिली है c1 c2 क्या रियल नंबर को बिलोंग करता है, लिख दो c1 c2 किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग c1 c2 हर जगह नहीं लिखते, तो सिंपली हम क्या कह देते हैं विदाउट मेंशनिंग द पैरामीटर ऑफ c1 c2 कि ये इंटीग्रेशन आपस में इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं। इस तरह से ये बात कह दी जाती है। तो बात पकड़ में आई। प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी, प्रॉपर्टी बोल रही थी, मैं इसको छोटा करता हूं एक साइड में लाने के लिए, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया मेरे ख्याल से। तो प्रॉपर्टी ये बोल रही थी, शायद दिख पाए आपको, और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये देखिए प्रॉपर्टी जो बोल रही थी वो यही बोल रही थी कि अगर किसी इंटीग्रल का डेरिवेटिव इक्वल है तो उसके फैमिली, यानी ये जो कहानी थी फैमिली, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, दे मस्ट बी इक्विवेलेंट। और यही चीज आपने यहां पर दिखा दी कि डेरिवेटिव इक्वल था तो दोनों की जो फैमिली हैं दोनों इक्विवेलेंट है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। बहुत ही मजेदार और सरल है, एकदम मक्खन। तो आगे की प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। तो बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। और प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर हम fx प्लस gx को ब्रैकेट में लगा के पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें तो वही रिजल्ट आएगा जब हम fx को अलग से इंटीग्रेट करें प्लस gx को अलग से इंटीग्रेट करें। ये देखिए पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है यहां फुल, और यहां ब्रैकेट हटा के अलग अलग इंटीग्रेशन किया गया है। तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। हमें ये मालूम है, प्रूविंग के लिए चले, अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज द इंटीग्रेशन, जो भी बोले आप। तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं अगर पूरी वैल्यू का fx प्लस gx का। ये देखिए इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करने जाएं, पूरी वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, यह जाता है fx प्लस gx, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा था प्रॉपर्टी नंबर 1 से। ये कहां से वैल्यू निकाली, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 से, जिसमें बोला गया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। तो एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, fx प्लस gx यहां मिल जाएगा। बात आ गई बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग उस साइड की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग करेंगे d अपॉन dx। अब ध्यान दीजिए पूरा ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, fx इंटीग्रेशन dx
प्लस इंटीग्रेशन gx dx की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग। फर्क समझिएगा, यहां इंटीग्रेशन था पूरे ब्रैकेट के बाहर, यहां पर अलग अलग इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, अलग अलग इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो यहां पर जब आप इसको लिखने जाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो इनका दोनों का अलग अलग होगा, और इसका लिखोगे डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इनवर्स प्रोसेस होते हैं, तो ये बचेगा एफ एक्स और ये बचेगा जी एक्स। ये भी आप समझ गए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो इंटीग्रेशंस का डेरिवेटिव इक्वल हो तो वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अब यहां पर देखिए पहले वाले से इस वाले की कहानी, इसका जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है ना इसका, देखो डी अपॉन डी एक्स है, कलर चेंज करूं नहीं एक ही जैसा लगेगा, ये देखो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव का ये आंसर और इसके भी डेरिवेटिव का ये आंसर, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम है। ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, इनका दोनों का डेरिवेटिव सेम है, तो ये दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट होंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, बात मेरी समझ पाए होंगे, हम ये कह सकते हैं इन दोनों से कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ब्रैकेट लगाते हुए, ये देखिए पूरा ब्रैकेट लगा है, और ये वैल्यू अलग अलग, यहां ध्यान से देखिए, ये अलग अलग इंटीग्रेशन के बराबर होगा, और यही हमको प्रूफ करना था साहब, देखो ध्यान से, यही हमको प्रूफ करना था प्रॉपर्टी में। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से, समझदारी से और कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए। अब इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की, बड़ी ही आसान प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर के कोई रियल नंबर है 2, 4, 6, -1, -2, और वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, फिर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिलता है, के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यानी किसी फंक्शन में अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो 2 कूद के बाहर आ जाएगा, बाकी चीज का इंटीग्रेशन करते रहिए आप। ये कहने का मतलब है, ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो हमको ये मालूम है कि अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं इस पूरे फंक्शन को, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने देखा था, इसको ब्रैकेट लगा दो, कि अगर जो डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, तो यहां पर ये इसको मार देगा, इनवर्स प्रोसेस है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, के एफ एक्स इंटू डी एक्स। बड़ी अच्छी बात। अब देखिए अगली बात कि मान लीजिए हमको ये रिजल्ट आ गया, ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 से, मैं P1 से लिख देता हूं। अब हमें मान लीजिए कैलकुलेट करनी है वैल्यू इसकी, पहले से ही हमने k को बाहर निकाल कर रख लिया, एफ एक्स डी एक्स, ये कहीं से लिखा नहीं, हमको प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे बेटा, तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आ ही जाता है, तो सीख ही चुके हैं, तो ये कांस्टेंट आ गया बाहर, और फिर आपने डिफरेंशिएट किया बची हुई वैल्यू। देखिए ध्यान से साहब, फिर आगे मैं लिखूं, तो यहां पर k आ गया इससे बाहर, और बाकी वैल्यू को डिफरेंशिएट किया। हम यहां जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए रिजल्ट कट कर क्या आ जाएगा, एफ एक्स, के एफ एक्स आ जाएगा। अब यहां पर ये देखिए dx मैंने गलती से लिखा था, इसको हटा देना चाहिए मुझे, तो ये dx ना होके केवल ये रिजल्ट यहां पर आएगा, इसको जब आप करेंगे तो। अब यहां पर देखिए इस पहले में और दूसरे में, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। अब बराबर तो होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 का ध्यान करिए। 2 में बोला था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर सेम आ जाए, इसका डेरिवेटिव सेम है, देखो, तो वो जो फंक्शन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, तो दोनों इक्विवेलेंट हैं, यानी कि के एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी इसके बराबर है, के इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स की। और यही प्रॉपर्टी हमको प्रूफ करनी थी, देखिए, और ये प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई। अब ये जब प्रूफ हो जाती है तो इसी में एक प्रॉपर्टी नंबर 5 भी बना देते हैं हम लोग, जनरलाइज फॉर्म ऑफ 3 और 4।
तो वो भी समझ लेते हैं, बड़ी आसान सी बात रहती है। तो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें अगर हम, कुछ भी नया नहीं है, 2 प्रॉपर्टी मिला के लिख दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 5, तो मान लीजिए हमको इंटीग्रेट करना एक फंक्शन को, ये रहा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा लीजिए और यहां लिख लेते हैं k1 f1x, फिर लिख लेते हैं k2 f2x एंड सो ऑन, और ये चला जाता है इसी तरीके से kn fnx तक। इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। देखिए पूरा ब्रैकेट में डाल दिया है। तो इस इंटीग्रेटिंग का रिजल्ट कैसे मिलेगा? इन जनरल आप इंटीग्रेशन का रिजल्ट जब लिखेंगे तो इसे कह सकते हैं k1 इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस, और फिर इसी तरह आ गया kn बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ fn x dx। इस तरह से एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। बहुत आसानी से इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। कोई एग्जांपल लेना हो जैसे समझने के लिए, तो सपोज करिए इंटीग्रेशन लिया आपने और एक वैल्यू लिख दी 2, समझाने के लिए fx ले लेते हैं 2x प्लस 3, सोचिए, और दूसरा एक फंक्शन ले लिया मान लीजिए 3 और 3x स्क्वायर प्लस 10, समझाने के लिए। इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो जब इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 2 आ जाएगा बाहर, इसको लिख दीजिए 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन प्लस 3 बाहर आ जाएगा, और फिर 3x स्क्वायर प्लस 10 का इंटीग्रेशन। अब आगे जो प्रोसेस है वो तो कर लिया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बात पकड़ में आ जाए इसलिए एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी 5, और ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको। अब एग्जाम्पल्स आएंगे आगे, और एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे बेस्ड हैं। तो बच्चों आगे की जो एग्जाम्पल्स आएंगे, मैं 2 लाइन बोलता हूं, एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। वो एग्जाम्पल्स किस पे बेस्ड है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पर। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है थोड़ा अंदाजा देता हूं आपको, जिससे आगे की कहानी समझ सके। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपको एक डेरिवेटिव दिया होता है, आपको डेरिवेटिव दिया होगा, इस डेरिवेटिव ये दिया होगा, इस डेरिवेटिव से दिया है, और इससे आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना होता है। एंटी डेरिवेटिव निकालना होता है इंट्यूटिवली। इंट्यूटिवली का मतलब अपने जो सीखा है उसके दिमाग को इस्तेमाल करते, कोई मेथड नहीं है भाई, इसका ये होता है तो वो होना चाहिए। जैसे इंट्यूटिवली क्या है, शेर देखा तो भागो, क्योंकि हमारा प्रायर एक्सपीरियंस ये बोलता है कि शेर से लड़ना संभव है। तो शेर आया तो इंट्यूटिवली क्या, भागो। सांप आया तो काट लेगा, इंट्यूशन तो यही है ना कि काट लेगा, भले वो ना काटे चला जाए, लेकिन ऐसी फीलिंग आती है। तो इसी चीज को समझते हुए हम इंट्यूटिवली जो डेरिवेटिव दिया होता है उसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमसे अगर बोला गया है कि cos 2x का आप एंटी डेरिवेटिव निकालिए, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ध्यान करेंगे कि cos 2x किसका डेरिवेटिव होगा इंट्यूटिवली। तो हमें अंदाजा लगा यार कि कुछ कहानी ऐसी हो सकती है कि अगर हम sin 2x को डिफरेंशिएट कर दें, sin 2x को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे हाथ में क्या आएगा, तो हमारे आप जानते ही हैं इसको, तो आ जाएगा cos 2x इंटू 2। ये डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, तो sin 2x को डिफरेंशिएट मारेंगे तो 2 cos 2x आ जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया साहब की जो cos 2x है इसको मैं लिख सकता हूं हाफ d अपॉन dx sin 2x, या मैं लिख सकता हूं d अपॉन dx हाफ sin 2x। तो बाय इंट्यूशन आपने क्या बोला कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव ये है ना, ये cos 2x जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है यानी इसका एंटी डेरिवेटिव वो कितना है, हाफ sin 2x। इसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कि आपको ये लगा कि cos 2x उससे निकला होगा तो आपने कैलकुलेशन बढ़ा या cos 2x ढूंढ लिया। दिस इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और इसी पर आगे के एग्जाम्पल बेस्ड हैं और इसी पर पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। तो वो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जबरदस्त लगा होगा। पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है
जो बच्चे कॉन्सेप्ट से प्यार करते हैं उनको बहुत पसंद आएगा। और मैं आपको राय भी दूंगा कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट से नहीं पसंद करते हैं उनको कॉन्सेप्ट पसंद करना चाहिए, तभी पढ़ने का मजा और सवाल लगाने के अंदर बिल्कुल आप एकदम गजब चीजें देख पाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।